महिला आघाडीच्या प्रमुख अनुराधाताई दांगेजी, भास्करराव भोसले, त्याच्याबरोबर या ठिकाणी ज्योतिताई हाबे, शगुफा आरम खान, ज्ञानेश्वर, संदीप वानकडे, ज्यांनी आपल्यासमोर आता मगाशी भाषण केलं, गजानन दांडे, उमेताई उमाळे, शहर महिला अध्यक्ष अशोक सोनवणे, मुक्ता ठेकेदार, मिलिंद इंगळे जिल्ह्याचे असणारे जनरल सेक्रेटरी, यहाँ सभी उपस्थित भाइयों और बहनों, बीजेपी की सरकार जाते जाते मुसलमानों को इशारा देके गई। ये इलेक्शन तो हो रहा है, लेकिन हम लोग दोबारा आने वाले 400 सीटों से आने वाले, और आने के बाद जो इशारा हम लोग ने दिया है एनआरसी का और सीएए का, कि जिसने इतने दिन लागू नहीं हो रहा था क्योंकि उसकी कानूनी प्रक्रिया पूरी नहीं हुई, जो उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनने थे वो नहीं बने थे। लेकिन जाते जाते उन्होंने मुसलमानों को इशारा दिया कि हम रूल बना के जा रहे, दोबारा अगर हम सत्ता पे आए तो एनआरसी और सीएए लागू होगा, जिसके पास नागरिकता है वो जिएगा, जिसके पास नागरिकता नहीं है वो जेल में जाएगा। अब फैसला करना है, अब ये मुसलमानों को फैसला करना है कि आजाद रहना है या जेल में जाना है। तुम्हारे कागजात भी रहे तो वो कहेगा फेल, क्योंकि सरकार उसकी है, अधिकारी उसके हैं, ऊपर से जो ऑर्डर आएंगे वही उसको अमल करेगा। और ये जो लोकसभा चुनाव का जो खतरा है, ये सबसे बड़ा खतरा जो मानता हूं कि मुसलमानों पे है। इस सरकार के निशाने पे वो हमेशा रहे हैं पिछले 10 सालों से। अब जो है वो अगर 5 साल दोबारा चुन के आए तो अस्तित्व मिटाने की बात वहां पे उन्होंने शुरुआत की है। मैं बड़ी गंभीरता से इस बात को दोहरा रहा हूं, जहां तक हो सके हम लोग आपको बचा सके। आप जो बचाने का रास्ता है वो विधानसभा है और लोकसभा है। वहां अगर आप लोगों की गलती हो गई तो आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। इसलिए सोच समझ के इस बार फैसला होना चाहिए। जज्बात से फैसला होगा तो गलत फैसला होगा, दिमाग से फैसला होगा तो सही फैसला होगा। ये एक नेक महीने का कालखंड शुरुआत हो चुका है, रमजान, जहां नेकी की बात होती है, इज्जत की बात होती है। मैं आज मानता हूं कि वोट देने के पहले का मौका आपको मिला। कई जज्बाती बातें यहां पर फैलाई जा रही है। मैं नाम नहीं लूंगा जो फैलाने वाले, लेकिन जिनको डर है कि राजनीति में जो रोटियां सेकते हैं, बदलाव की राजनीति आएगी तो रोटी चले जाएगी। ऐसे रोटी सेकते, राजनीति में रोटी सेकने वाले जो है वो अफवाह फैलाना शुरुआत कर रहे हैं। जिन संगठनों से मैं बात करना चाहता, समझौता करना चाहता,
उन संगठनों को सामने मैंने परिस्थिति रख दी। ए बाबू पागल हो जा, चल परिस्थिति रखना चाहता था कि जालना के जो जनाने पाटिल है उनके नाम से जो आंदोलन शुरुआत था, उनके संगठन से शुरुआत हुआ। जो गरीब पराठा है, जिसको ये महसूस होने लगा कि मैं इस व्यवस्था से बाहर जा रहा हूं, इस व्यवस्था में मुझे कोई जगह नहीं है, कोई न्याय नहीं मिल रहा है, ना मुझसे कोई इज्जत से पेश आ रहा। उसने अपना एक आंदोलन शुरुआत किया, आरक्षण का आंदोलन शुरुआत। जनाले पाटिल के आंदोलन के माध्यम से ओबीसी का आंदोलन शुरुआत। ये मराठों का जो आरक्षण है, उनको अलग आरक्षण दीजिए, हमारे हिस्से का आरक्षण नहीं देना चाहिए। जोर से एक आंदोलन शुरुआत हुआ, जिसे समाज के अंदर दो विभाग हो गए। मैं इन तमाम भारतीयों से कहता था कि दोनों को अपने को साथ में ले जाना, और दोनों को साथ में ले जाना है तो सीटों का बंटवारा होना जरूरी है, और सीटों का एक तरीके से सामाजिकरण होना जरूरी है। ये नहीं होगा कि एक ही समाज के सभी उम्मीदवार हों। प्रस्ताव यह था कि 15 लोकसभा की सीटें जो है वो ओबीसी को दी जाए, कम से कम 3 सीटें जो है ये मुसलमानों को दी जाए। लेकिन आज आप एनसीपी की लिस्ट देखिए, कांग्रेस की लिस्ट देखिए। मैं उद्धव ठाकरे शिवसेना से उम्मीद नहीं करता हूं कि अभी अभी वो धर्म की राजनीति से बाहर निकलकर सेक्युलर की राजनीति पे चलने लगे। इसलिए मैं उनसे उम्मीद नहीं करता हूं कि वो मुसलमानों तक पहुंच पाएंगे। लेकिन ये दोनों पार्टियां मुसलमानों के वोट ले चुकी है, सेक्युलरिज्म की दुआ देती है, लेकिन दोनों के लिस्ट में मुसलमानों को जगह ही नहीं है, नुमाइंदगी नहीं है। और आज यहां शुरुआत करो, कि वंचित ने जो मुसलमान उम्मीदवार दिया वो औरंगाबाद में दिया। घरे के औलादों को पता नहीं है कि पिछली बार इमाम को जिताने वाले हम ही है, दूसरा कोई नहीं है। मुसलमानों के पास दूध है, तुम्हारे पास में शक्कर है। अफरोज खान के माध्यम से वंचित बहुजन आघाड़ी ने वहां मुस्लिम नुमाइंदा वहां पे खड़ा किया और कहा है वहां के मुसलमानों के कि हमारे पास शक्कर है, आपके पास दूध है, दोनों का अगर मिलाप होता है तो मिठास इतना ही पैदा हो जाए। और जो उम्मीदवारी नहीं दे सकते, जो नुमाइंदगी नहीं दे सकते, वो आज कह रहे हैं कि एक मुसलमान का उम्मीदवार था कि जिसको ये हराने निकले।
अरे भैया, जिताने वाले भी हम ही है और हराने वाले भी हम ही है। ये अगली बार जो जीतेगा वो भी एक मुसलमान ही जीतेगा। औरंगजेब के सर औरंगाबाद से कोई जीतेगा दूसरी बार तो अफसर खान ही जीतेगा, दूसरा और कोई नहीं जीतेगा वहां पर। मैं इन सब गधों से पूछता हूं, तुम अपने नेताओं के पास क्यों नहीं जाके रोते? भैया, एक उम्मीदवार तो कम से कम दो 17 सीटों में, कम से कम एक उम्मीदवार तो दो 17 सीटों में। अपने दो नेता के पास रोने के लिए अगर आंसू नहीं है तो ग्लिसरीन मुझसे ले जाओ, आंख में डाल दो, पानी आना शुरुआत हो जाएगा और वो नकली आंसू वहां पर बिठाते हो। दोस्तों, ये छोटी मोटी लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन जो बड़ी लड़ाई है वो एनआरसी की लड़ाई है, सीए की अमल करने की लड़ाई है। वो अगर अमल हो गया तो मुसलमान तो मरेगा ही तो मरेगा, उसमें कोई दोबारा नहीं। तो लेकिन उसके साथ में यहां जो नोमैडिक ट्राइब्स है, वीजेएनटी अपन जिसको कहते हैं, एनटीडीटी जिसको हम कहते हैं, कि जिनको ब्रिटिशों ने 1860 में कैदी बनाया था, कानूनी कैदी बनाया था, अपने गांव से उठा के और कई जगह रखा था। उनके पास भी आपकी तरह कागजात थे, उनके पास भी कागजात नहीं है। तो इस बात को मेरे ख्याल से हम लोग को फैलाना है कि एनआरसी और सीएए का बली ये सिर्फ मुसलमान नहीं है। तो यहां जिनके जिनके पास कागजात नहीं है, पुरखों के कागजात नहीं है, पुरखों के गांव कहां है इसकी जानकारी नहीं है, वो सभी यहां पर शिकार होंगे और सरकार के कैदी होंगे। ऐसी एक परिस्थिति है। दोस्तों, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं। इस देश के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? अर्थ मंत्री कौन है? सेंटर के अर्थ मंत्री कौन है? नाम याद है? कमाल की बात है। कमाल की बात है कि आप में से कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर का नाम नहीं जानता। ए राजा, रेकॉर्डिंग कर, नहीं तो टेलीफोन वरती बोल का इधर। फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है? सीतारामन। ये किसी को याद आया, अच्छी बात हुई, आभारी आपको धन्यवाद देता हूं। उसके पति का नाम पता है? राममोहन करके उनका नाम। कल ही उन्होंने एक इंटरव्यू टीवी पे दिया, राकेश शर्मा ने उनकी इंटरव्यू ली और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा जो बात अपनी पत्नी नहीं कह सकती थी, पत्नी ने पति से कहा और पति ने आपके पास पहुंचा दिया और ये कहा कि लोगों को आगाह कर दो
कि अगर दोबारा मोदी चुन के अगर आता है, आरएसएस बीजेपी की सरकार अगर चुन के आती है, तो 2019-29 का चुनाव पार्लियामेंट का भी नहीं होगा, असेंबली का भी नहीं होगा और ग्राम पंचायत का भी नहीं होगा। कोई चुनाव नहीं होगा। डेमोक्रेसी का अंत होगा और हिटलरिज्म का शुरुआत होगा। डेमोक्रेसी खत्म होगी, प्रजातंत्र खत्म होगा और तानाशाही का राज यहां पे शुरुआत होगा। क्या आप तानाशाही का राज चाहते हो? क्या आप तानाशाही का राज यहां पर चाहते हो? आगाह करने की बात जहां तक थी, वहां पर आगाह आपको करवा दिया। अब आपको जागना है या सोना है, इसका फैसला आपको लेना है। इसका फैसला आपको यहां पर लेना है। सरकार के में बैठे हुए, मंत्री पद पर बैठे हुए और आंडू पांडू मंत्री नहीं, तो इस देश की तिजोरी जिनके हाथ में है, पूरी हाथ में है, ऐसे मैडम सीतारामन उनके पति ही कह रहे हैं और पति जो है अपने पति के इशारे पे कह रही है कि भैया मोदी को वोट मत दो, नहीं तो 29 का जो है लोकसभा इलेक्शन नहीं होगा और तानाशाही का राज शुरुआत होगा। ये तानाशाही के राज पे मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, तानाशाही के राज में मुसलमानों को पूछना चाहता हूं, क्या आप नमाज अदा कर पाओगे? हरियाणा की एक फोटो निकली, अजान नमाज पढ़ते पढ़ते पुलिस उसको उठा रहा है और लात मार, पुलिस उसको नमाज पढ़ने की इजाजत भी नहीं दे रहा। कल यह होगा कि मुसलमान यहां का बंदिश हो जाए। क्या यहां का मुसलमान बंदिश होना चाह रहा, इसको फैसला करना होगा। अगर आप बंदिश नहीं होना चाहते हैं, जो एनआरसी और सीए के साथ में लड़ने की हिम्मत रखता है, जो पार्टी लड़ सकती है, उस पार्टी के साथ मुसलमानों ने जाना चाहिए। ये ऐलान मैं मुसलमानों से यहां पर करता हूं। कांग्रेसी मुसलमान जो है वो बहकावे में ले आ रहा है। मैं मुसलमानों से आग्रह करूंगा कि कांग्रेस का मैनिफेस्टो बाहर निकला हुआ आम जनता में खुली किताब की तरह खुल रहा है। मैं यही कांग्रेसी मुसलमानों को चैलेंज कर रहा हूं, क्या आप बताइए कि आपके मैनिफेस्टो में जो जाहिरनामा आपका है, उस मैनिफेस्टो में एनआरसी और सीए को विरोध करने की बात कही है? उस मैनिफेस्टो में हम उसको विरोध करेंगे, हम उसको लागू नहीं करेंगे, ऐसे दो लफ्ज हो तो मुझे बता दो। गुमराह मत हो जाओ, अगर गुमराह हो गए तो फंस जाओ। मैं दोबारा इसी मंच पे आऊंगा। रमजान का महीना है, इसलिए मैं खुल के बात नहीं कर सकता हूं, ना खुलकर आलोचना कर सकता हूं। कल ही 27वां रोजा पूरा हुआ, जागृति का दिन था।
26वां 27 कार्ड। तो ये मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जैसे 11 तारीख 12 तारीख हो गई तो फिर कांग्रेस वाले और हम लोग आमने सामने होंगे। मैं इसलिए उनसे कह रहा हूं, ये जो गलतफहमी आप फैला रहे हो समाज के अंदर, जिस दिन दोबारा स्टेज पे आया तो आपके कपड़े उतार के रख दूंगा, इतना ही ख्याल रखना। मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, मेरी लड़ाई आपसे नहीं है, ना मैं आपसे लड़ना चाहता हूं। आज पूरी महाराष्ट्र में जो परिस्थिति उभर के आई वो यही है कि समझौते की राजनीति शुरुआत हो चुकी है। रामटेक का उम्मीदवार जो है जानते हुए भी कि इसका फॉर्म टिक नहीं पाएगा, तब भी दे दिया, जानते हुए कि ये फॉर्म टिक नहीं पाएगा कानूनी तौर से, फिर की भी उम्मीदवारी थी। अधिकारी ने जो करना था वो कर लिया, वहीं आपकी पोल खुल गई, वहीं पोल आपकी खुल गई कि आप किसके साथ थे, आपके किसके खिलाफ हो, ये परिस्थिति दिखाई दी। और इसलिए मैं मुसलमानों से और आम लोगों से आगाह करता हूं कि जैसे ये मुसलमानों को ठग रहे हैं, उसी तरह किसानों को भी ये ठग रहे हैं। कपास जो इस साल में 10,000 पर क्विंटल होना चाहिए, वहां पहुंचने नहीं दिया। सोयाबीन यहां पर जो है 5,000 का रेट होना चाहिए, लेकिन वहां भी उसे पहुंचने नहीं दिया। ये एक साजिश है, ये लुटेरों की सरकार है। टमाटर जब बाजार में आए तो 10 रुपए और 15 रुपए के भाव थे। 3 हफ्ते हो गए और बाजार से टमाटर हवा में उड़ गया, पता ही नहीं चला कहां था। और टमाटर के दाम जो है वो आसमान छू गए, 120 125 रुपया महीने भर का वो रेट रहा। और महीने भर के बाद वापिस टमाटर जो है वो 25 रुपए में आया। मैंने किसान से पूछा, भैया एक बता कि हर महीने टमाटर आते हैं क्या पेड़ को? तो बोले सर क्यों मुझे मजाक कर रहे हो? मैंने कहा मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत समझना चाहता हूं। मैंने कहा पिछले महीने टमाटर का भाव जो है वो 125 हुआ और इस महीने में टमाटर का भाव वो 25 हो गए। मैं जब बाजार में जब तक टमाटर नहीं आता तब तक भाव नीचे नहीं होता। बोले सर टमाटर तो आके चले गए, अभी जो आएंगे वो उसको 6 महीने और लगेंगे। उस बेचारे ने हकीकत बता दी मुझे कि टमाटर जो है उसकी अगली फसल जो है वो 6 महीने बाद आएगी। तो ये अलीबाबा 40 स्टोर ने जो है टमाटर कहां गायब किए और कहां लाए। लेकिन ये जो 2 अलीबाबा 40 स्टोर जो दिल्ली में बैठे हुए हैं, इन्होंने कोई पैरवी नहीं की, लूट होने दी। और जैसे पता चला कि अब इलेक्शन का फंड निकल गया है तो वापस टमाटर मार्केट में आ गए।
ये लूटने का एक नया तरीका बन चुका है। या आप कहोगे कि ये 45,000 का कैलकुलेशन कहां से लिया है? आपके घर में कितने किलो टमाटर लगते हैं? एक महीने में कितने किलो लगते हैं? 2 किलो लगते हैं। ठीक है, 2 किलो का हिसाब हुआ 300 रुपया महीना। आज टमाटर के भाव 25 है, तो 2 किलो मतलब 50 हो गए। 300 में से 50 निकालो, कितने बाकी रहते? 250। बालापुर में कितने मकान हैं? कितने परिवार हैं? मतलब एक परिवार में से 250 रुपया, तो यहां जितने परिवार है उनमें से कितना निकाला? ये नया चोरी का मामला निकला हुआ, लोगों को ठगने का नया मामला निकला हुआ है कि टमाटर गायब करो महीने भर के लिए, दाम बढ़ने दो, आम आदमी को लूट लो, और लूट से जम गई तो फिर टमाटर बाजार में लाने दो। तो ये जो नए लुटेरों की सरकार जो बनी है, इस लुटेरों की सरकार को उखाड़ के फेंकना है, और 26 तारीख को आप इसको उखाड़ के फेंकेंगे, यही उम्मीद करते हुए मैं आपसे रजा लेता हूं। जय भीम, खुदा हाफिज।